अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम रुख करने जा रहे हैं मशरिक़ वुस्ता के खत्ते के, जहां अहम तब्दीलियां रोनुमा होती दिखाई देती हैं। एक जानिब सऊदी अरब और ईरान कई सालों बाद कशीदगी ख़त्म करते दिखाई देते हैं, ताल्लुकात को बेहतर बनाते दिखाई देते हैं और बेहतर ताल्लुकात के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब खाना जंगी के शिकार ममालिक की सूरत हाल में बेहतरी देखी जा रही है। एक मुल्क के बारे में हमने कल एक अच्छी खबर आपको सुनाई थी कि शाम कई सालों की पाबंदियों के बाद अरब लीग में वापस आ सकता है। अरब ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, जिससे शामी आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी पैदा होने की एक नई उम्मीद पैदा हुई है। और नाज़रीन, आज के इस शो में हम बात करने जा रहे हैं एक और मुल्क की, और वो मुल्क है यमन, जहाँ क़याम अमन की कोशिशें रंग ला रही हैं। यमनी हुकूमत और हौसी बागियों के दरमियान 800 से ज़ायद कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक कर लिया गया है। गुज़श्ता साल रमज़ान में होने वाले अमन मुआहदे की भी बड़ी हद तक हमने देखा कि पासदारी की जा रही है, और उसके बाद से ही यमन के सूरत हाल में बहुत बेहतरी नोटिस की जा रही थी। यमन में भूख का शिकार होने वालों की तादाद में तकरीबन 20 लाख की कमी हुई है। अरब मुल्क जिस तरह से मुस्तहकम ताल्लुकात का सोच रहे हैं, अगर इन मुल्कों पर थोड़ी सी मगरबी तवज्जो नज़र पड़ जाए तो यहाँ के अवाम मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें दोबारा लाई जा सकती हैं। नाज़रीन, इस वक्त यमन में अमन के क़याम के लिए क्या नई कोशिशें हो रही हैं और इस पर अवाम के तासुरात क्या हैं इन सारी तब्दीलियों पर, और किस तरह से ये मुल्क जो है ये मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न हो सकता है, मज़ीद किस किस की सपोर्ट इसको चाहिए होगी और किन किन शुबों में ये सपोर्ट चाहिए होगी, इन सारी चीज़ों पर पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मैनेजर इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनसे बात करेंगे। यमन में अमन के क़याम के लिए आलमी इदारों की काविशें रंग ले आईं। यमनी हुकूमत और हौसी बागियों ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की निगरानी में होने वाले मुज़ाकरात में 887 कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक कर लिया है। अब न्यूज़ के मुताबिक यहाँ पेशरफ्त यमनी हुकूमत और हौसियों के नुमाइंदों के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात के बाद सामने आई है। फ्रीकेन ने रमज़ान के दौरान कैदियों की रिहाई और मई में मुज़ाकरात के अगले दौर पर रजामंदी का इजहार भी किया है। कैदियों के उमूर की यमनी कमेटी के सरबराह के मुताबिक कैदियों के तबादले के समझौते के नफाज की बात तय हो चुकी है। इसके तहत 706 हौसी कैदी रिहा होंगे, जबकि इसके बदले वो यमन की हुकूमत के 181 कैदी रिहा करेंगे, जिनमें 4 सहाफ़ी और अरब इत्तेहाद के 19 कैदी शामिल हैं। हौसियों ने साबिक वजीर दिफा को रिहा करने पर भी रजामंदी का इजहार किया है। हौसी बागी ग्रुप ने भी तस्दीक की है कि वो 15 सऊदी, 3 सूडानी शहरियों और दीगर कैदियों को अपने 700 कैदियों के बदले रिहा करेगा। ग्रुप के चीफ मुज़ाकरात कार का कहना है कि जेनेवा में जारी मुज़ाकरात इंसानी हमदर्दी पर मबनी मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। यमन में बैनुल-अक़वामी कमीशन की चेयरपर्सन डेफ्नी मारिया ने स्विट्ज़रलैंड में कैदियों की रिहाई के मुआहदे को मुंतशिर खानदानों के मसाइब के खात्मे के हवाले से फैसला कुन इक़दाम करार दिया और कहा कि इस मुआहदे ने आने वाले दिनों में मजीद हज़ारों कैदियों की रिहाई के साथ जंग बंदी के खात्मे के लिए अमन मुआहदे पर दस्तखत की नई उम्मीद पैदा की है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी बराए यमन हॉन्स ग्रीनबर्ग ने यमनी हुकूमत और हौसियों के दरमियान होने वाले मुआहदे को अहम पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि खित्ते में अमन के लिए चीजें दुरुस्त समत में जा रही हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की तबाह कुन लड़ाई 2014 में उस वक्त शुरू हुई जब हौसियों ने दारुल हुकूमत सना और शुमाली यमन के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया और हुकूमत को जलावतनी पर मजबूर कर दिया। इस तनाज़े में लगभग 3,77,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, लाखों बेघर हुए हैं और यमन को शदीद गुर्बत और भूख की जानिब धकेल दिया गया है। गुज़िश्ता साल 2 अप्रैल को माह रमज़ान शुरू होने के बाद यमन की हुकूमत और हौसी बागियों के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की काविशों से 2 माह तवील और काबिल तजदीद जंगबंदी नाफिजुल अमल हुई थी। अगरचे जंगबंदी सिर्फ 6 माह बाद 2 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जंगबंदी के दीगर नकात पर अमल दरामद जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की
معاون سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور کے مطابق 2022 میں طے پانے والی جنگ بندی اور اس کی متعدد شرائط اب بھی برقرار رہنے کے نتیجے میں کئی طرح کی مثبت پیش رفت بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ یمن میں بھوک کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں تقریباً 20 لاکھ کی کمی ہوئی ہے۔ بدترین قحط کا سامنا کرنے والے افراد کی تعداد 0 ہو چکی ہے۔ حالات بہتری کی جانب جاتے دکھائی دیتے ہیں، کیا حالات واقعتاً بہتر ہو پائیں گے؟ یہ ساری چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسد محمود صاحب سے ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، ویڈیو لنک پر مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم اسد صاحب۔ وعلیکم السلام آسما۔ اسد صاحب بہت شکریہ، آپ میری ریکویسٹ پر وقت نکال رہے ہیں۔ اسد صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر یہ جو اہم تبدیلیاں ہم ہوتی دیکھ رہے ہیں، یہ تبدیلیاں ایسا نہیں لگ رہا کہ بہت اچانک سے جیسے کرم نوازی ہو رہی ہے اس خطے کے اوپر؟ میں جاننا چاہوں گی کہ یہ سب اچانک سے کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسما تھینک یو ویری مچ۔ یہ اچانک سے تو ایسا سب کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ جنگ جو ہے یمن کی آلموسٹ کوئی 2014 میں شروع ہوئی تھی، 8 سال سے اس کو زیادہ ہو گئے ہیں، اور نو ایک ریئلائزیشن تو آئی ہے، لیکن اس ریئلائزیشن سے ہٹ کے ٹھیک ہے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے کچھ رول پلے کیا، لیکن تھوڑا سا ہم دوسری طرف جائیں تو جو آپ کو چائنا نے رول پلے کیا ٹو برنگ سعودی عربیہ اور ایران ایک اس لیول کے اوپر کہ جہاں نو دے ایگری کہ جی وہ اپنے اختلافات کو بھی ختم کرتے ہیں، اپنے ملک کے اندر اپنے سفارت خانے قائم کرتے ہیں، اینڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک جو تھے دے ور کی پلیئرز جو کہ یمن میں آپ ان کو دیکھ رہے تھے۔ تو سرٹنلی اسی کے ساتھ میں یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ حوثی باغیوں کے ساتھ سعودی عرب تو پچھلے کئی مہینے سے مذاکرات ایک لحاظ سے چل رہے تھے، سو دیٹ مین کہ یہ ایک دم سے اچانک تو سب کچھ سرٹنلی نہیں ہوا۔ ہاں، لیکن اس کے اہم عالمی ادارے ہیں یا وہ کون سے ایسے ممالک ہیں جو پس پردہ کہیں نہ کہیں کردار ادا کر رہے تھے؟ میں چاہوں گی کہ ضرور آپ ہم سے یہ شیئر کریں۔ جی بالکل، دیکھیں پہلی بات تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک تو جو حوثی باغیوں کی ہم بات کریں، ساتھ ہی جو یمن کی حکومت ہے اس وقت، سرٹنلی ایک تو ان کا بھی تھا، بالکل 3 کروڑ 33 لاکھ کی آبادی تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے سفر کیا، آئی سے اٹ از کلوسل ڈیمیجز جو یمن کے اوپر ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک تو ان کے اپنے اندر ایک ریئلائزیشن تھی، سرٹنلی سعودیہ نے اس میں رول پلے کیا، ایران نے بھی رول پلے کیا، ڈیفینیٹلی بہتری کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں۔ وائی؟ بیکاز سعودیہ کے اپنے ان کے پرابلم تھے، ان کے سیکیورٹی کنسرن تھے، ایران ہیڈ ڈفرنٹ ایشوز، انٹرنل ان کے بڑے کرائسس تھے، اس سے ایک لحاظ سے انہوں نے نکلنا تھا۔ اچھا، آگے دوسری طرف چلتے ہیں، چائنا نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا میجر رول پلے کیا۔ اچھا، یہ جو جنیوا میں مذاکرات ہوئے تو اس کے اندر تو آئی سی آر سی جو ہے، انٹرنیشنل کمیشن ریڈ کراس والے جو ہیں، انہوں نے بڑا میجر رول پلے کیا۔ یونائٹڈ نیشن کی سرٹنلی ایک اس کے ایمبیٹ کے اندر یہ سارے مذاکرات ہوئے، تو یہ سارے میں سمجھتا ہوں سرٹنلی یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا وہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے بھی ایک رول پلے کیا کہ نہیں، دے ور ناٹ پریپیئرڈ جی کہ فردر بدامنی جو ہے وہ یمن کے اندر ہو یا انسانی خون بہے۔ سرٹنلی بہت نقصان ہوا میں سمجھتا ہوں یمن کا، جس طریقے سے لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا۔ اب ان کا دارالحکومت جو صنعا تھا وہ تو حوثی باغیوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کو حکومت جا کے عدن جا کے جانا پڑا۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر بہت سارے لوگ تھے، ایکٹرز بھی آپ کہہ لیں، فائن انہوں نے پھر دوسرا رول پلے کر دیا۔ بٹ آئی وڈ سے کہ آپ صرف اتنا دیکھیں، دا مومنٹ اٹ واز ڈیسائیڈڈ یا پھر یہ ڈیسیژن ہوا یا ایگریمنٹ ہوا کہ ایران اور سعودی عربیہ جو ہیں وہ اوکے سفارتی تعلقات بحال کرنے جا رہے ہیں، اور وہ برسوں کی سرد موری کی برف جو ہے وہ پگھلنے لگی ہے، تو آل آف اے سڈن ساری کی ساری چیزیں یمن میں آپ کو چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ فائن، دس از اے گڈ سرپرائز، بٹ فائن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی مہینوں سے کام ہو رہا تھا پازیٹیو سائڈ کے اوپر، اور اس کے اندر جس کا جو بھی رول آتا تھا، چاہے یونائٹڈ نیشن کے لے لیں، آئی سی آر سی کو لے لیں، چائنا کو لے لیجئے، ڈیفینیٹلی انہوں نے بڑا میجر رول بھی پلے کیا۔ کردار کنہوں نے ادا کیا ان کی تو بات ہو گئی، آپ کچھ ان کی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے کردار ادا نہیں کیا، حالانکہ وہ کردار ادا کر سکتے تھے، اور یہ بات اقوام متحدہ کی جانب سے کہی گئی ہے جب یمن کے لیے ایک امداد کی اپیل کی گئی، اور اس طرح سے اپیل نہیں مانی گئی مغربی ممالک کی جانب سے۔ اچھا، مغربی ممالک جو ہیں وہ انسانی حقوق کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، امن کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، مذاکرات کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن ان سب کے لیے حقیقت میں کچھ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر مغربی ممالک چاہیں تو یمن کے اندر امن لانے کے لیے بہت ساری چیزیں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا۔ کیوں؟ کیا چیز روکتی ہے مغربی ممالک کو ایسا کرنے سے؟
आसमा मैं बिल्कुल आपके सवाल से मुत्तफिक हूँ। सर्टनली वेस्ट वेस्ट की बात करें अगर, तो उनके अपने अपने एक लिहाज से इंटरेस्ट हैं। हाँ, ये भी आप ज़रूर हम्म, ज़हन में रखें कि ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि जी वो जी। जंग जो शुरू है रशिया और यूक्रेन के अंदर, हम्म, उसने भी इस वेस्टर्न कंट्रीज़ को, यूके को बड़ा एक लिहाज से अपसेट किया, डिस्टर्ब किया, उनकी इकॉनमी को एक लिहाज से बड़ा धचका पहुँचा। बट नॉटविथस्टैंडिंग दैट, व्हाई? बिकॉज़ अभी यूनाइटेड नेशन ने ये रिक्वेस्ट की है कि हम्म, यमन के लिए उनको दे नीड 4.3 बिलियन यूएस डॉलर की जो एड है। फाइन, आई कैन से कि फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूके, इवन फॉर यूएसए, इट इज जस्ट पीनट फॉर देम। बट इनसे भी हट के अगर हम देखें, तो अगर आप अरब ममालिक की बात करते हैं, मिडल ईस्ट के जो अच्छे तगड़े ममालिक हैं, आप कतर की ले लीजिए बात करें, यूएई की बात करें, आप सऊदी अरबिया की बात करें, तो इवन दे आर दी वन को वो 4.3 बिलियन का, वो तो ऑलमोस्ट को 10 बिलियन भी उनके जी लिए जी। एलोकेट कर सकते हैं, और उनको मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ हम्म, कि इंसानी हकूक पे जिस तरीके से आप स्पेशली मुस्लिम ममालिक के अंदर जिस तरह वेस्ट को, यूके और अमेरिका को आप चरागपा होते हुए देखते हैं, हम्म, जिस तरह का वो उनका रिएक्शन आता है, तो मैं समझता हूँ कि नो दिस इज द टाइम कि वी हैव टू सी कि उनका रिस्पांस कैसे आता है, वो कैसे यमन के लोगों के साथ खड़े होते हैं। यमन को जो बिल्कुल तबाह बर्बाद एक लिहाज से मुल्क हो गया इस खाना जंगी के अंदर, ये देखें कि कैसे रीबिल्ड करते हैं, कैसे लेके चलते हैं, और उसके अंदर वेस्ट अपना हिस्सा कैसे डालता है। फाइन, मेरा ख्याल है टाइम इतना ज्यादा दूर नहीं है, इट इज गोइंग टू बी प्रूव्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर कि हाँ असद वेस्ट। साहब वही सलूक किया जाता है यमन के साथ, यमन के अवाम के साथ, जो अफगानिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है, मदद तो वहाँ भी चाहिए ना, अमेरिका की भी चाहिए, यूरोपीय ममालिक की भी चाहिए, सिर्फ इस खत्ते के लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अब जब हम इन ममालिक की बात करते हैं, और यहाँ अगर हम ये देखते हैं कि यूरोप उस तरह से आगे आया नहीं है, आता नहीं भी है, आगे चलकर भी मदद नहीं करता है, तो फिर क्या खुद यमन जो है वो इस हालत में है कि अपने तौर पे अपने पाँव पे वापस खड़ा हो सके? क्या उसका मसला सिर्फ ये है कि वहाँ पर अमन नहीं है? यकीनन ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो माशी हालात बदतरीन, क्या अगर उससे भी कोई लफ्ज़ है ज़्यादा तो वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो वहाँ इस वक्त सिचुएशन है आवाम की, तो मदद तो चाहिए, मदद की नहीं जा रही है, सिर्फ अमन कायम हो जाने से खुद कुछ कर पाएंगे वो? जी, बिल्कुल आसमा, मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है यमन को, बट आई वुड से कि इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। अगर 887 कैदियों का तबादला हो रहा है रमज़ान में, उन्होंने कहा जी कि नहीं, इस जंगबंदी को मज़ीद उन्होंने आगे लेके जाना है, सिचुएशन कुछ बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। जी। अभी तो बहुत कुछ इनको करने की ज़रूरत है। देयर आर लॉट मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हौसी बागी जो हैं उनके अंदर, फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके अंदर, अच्छा आगे क्या होगा, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एक लिहाज से आती हैं। दिस इज गुड, फाइन, हम आगे का बहुत सोच रहे हैं, बट स्टिल आई वुड से देयर आर लॉट मैनी थिंग्स टू बी डन बेसिकली इन यमन। और उसी के साथ ये जरूर बात है कि पहले वहां पर क्या सिस्टम होगा, किस तरह ये हौसी बागी जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, उनके कैपिटल पे उनका कब्जा है, वो अदन में जा चुकी है वहां की हुकूमत। मेरा ख्याल है सबसे पहले ये इश्यूज जो हैं, मेरा ख्याल है इनको वो लेकर आएंगे, एंड साइड बाय साइड इट इज बेसिकली द यूनाइटेड नेशन, अरब ममालिक की बात करते हैं, वेस्ट की बात करते हैं, यस, इन सबको मिलके साइड बाय साइड जो उनको फाइनेंसेस चाहिए, एड चाहिए, उसके साथ एक लिहाज उन्हें लेके चलना है। इस पूरी जो 8 साल से ज़्यादा की जो जंग है, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। ऐसे ही हुआ जैसे आप अफ़गानिस्तान को देखते हैं, बट फाइन, दीज पावर्स आर एक्सपर्ट ठीक है, एक्चुअली ये जैसी तबाह जैसी सूरत बर्बादी पे। हाल अफगानिस्तान की है, अब उससे बदतर इनफैक्ट यमन की जी, सिचुएशन है इस बिल्कुल। वक्त। लेकिन जैसा हम अफगानिस्तान के साथ होता देख रहे हैं, अल्लाह करे कि यहाँ पर ऐसा ना हो, और इसकी मदद के लिए यहाँ पर मुज़ाकरात के बाद जो भी सिचुएशन होती है, सूरत हाल जब बेहतर होती है, तो यकीनन इन लोगों को सपोर्ट चाहिए होगी, और मगरबी ममालिक की ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगी, उसके लिए उनको आगे आना होगा, तभी मामला जो है वो बेहतरी की जानिब जा सकते हैं यमन के अंदर। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, वक्त निकाल रहे थे। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे यमन की, जहां अभी मैंने बात की असद साहब से कि बदतरीन माशी हालात दिखाई देते हैं, तो एक और जगह दुनिया में सबसे बदतरीन माशी बहरान जो है वो देखा गया। मैं बात कर रही हूँ श्रीलंका की, जहाँ की सूरत हाल में अब बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जा रही हैं। वहाँ की हुकूमत तो कर ही रही थी, लेकिन खैर वहाँ के अवाम ऐसा नहीं समझ रहे थे, हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे भी हुए, और अब हम ये देख रहे हैं कि आलमी मालियाती फ़ंड ने श्रीलंका के लिए 2 अरब 90 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी देने की बात की है। श्रीलंका का छोटा सा जजीरा है, बैरूनी कर्ज़ों में ये पहले ही डूबा हुआ था, लेकिन यहाँ माशी मसाइल ज़्यादा बढ़ना तब शुरू हुए थे जब कोरोना की वबा आई।
श्रीलंका अपने साहिलों की वजह से दुनिया भर में सयाहत के लिए मशहूर है और उसकी मईशत का सयाहत पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार था। जब कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला और सयाहती सरगर्मियाँ मुतासिर हुई तो इसकी वजह से श्रीलंका की मईशत जो है उसको दरपेश मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और श्रीलंका को 1948 में आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बहरान का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से हमने देखा, हमने आपको आगाह भी किया था, कुछ मनाजिर अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े। अब मुजाहिरीन बहुत ज़्यादा मुश्तिल थे, हुकूमत को मुसलसल इस्तीफ़े देने के लिए ज़ोर डाल रहे थे, मुतालबा कर रहे थे। पहले वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा दिया, फिर सदर जो है वो मुल्क छोड़कर चले गए और फिर इस्तीफ़ा भी दे दिया। और उसके बाद हमने देखा कि जो रानिल विक्रमासिंघे हैं उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली और सदारत का ओहदा संभालने के बाद से वो मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकालने के लिए एफर्ट्स करते दिखाई देते थे, जिसके असरात देर से सही लेकिन अब दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका को IMF की जानिब से माशी पैकेज तो दिया जा रहा है, लेकिन इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकलने में कितना वक्त लगेगा ये हमें हमारे गेस्ट भी बताएंगे। लेकिन ये जो सारी सिचुएशन है, क्यों हेल्प के लिए जाना पड़ा अब IMF के पास और क्यों लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा मुश्तिल हमें दिखाई देते थे इस एक ही ख़ानदान पर जिन्होंने बहुत अरसे से हुकूमत की है श्रीलंका के ऊपर, ये सारी चीज़ें पहले एक पैकेज में समझ लेते हैं, एक रिपोर्ट में। फिर तौसीफ ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो आपके जहनों में सवाल आते हैं उनके जवाब उनसे जानेंगे। रिपोर्ट देखिए। आलमी मालियाती फंड ने कई माह से बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार श्रीलंका के लिए $2 अरब 90 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक कर्ज की मंजूरी के साथ IMF ने श्रीलंकन हुकूमत पर टैक्स इस्लाहात, गरीबों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ जारी रखने और मुल्क में मुआशी बहरान का सबब बनने वाली बदउनवानियों पर काबू पाने के लिए जोर दिया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता बरस अप्रैल में श्रीलंका ने अपने $51 अरब के गैर मुल्की कर्जों के बायस खुद को दिवालिया करार दे दिया था। श्रीलंका में मुआशी बहरान की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि खुराक से लेकर ईंधन तक तमाम अशियाए जरूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ा और उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस मुल्क में तवानाई का बहरान इतना शदीद हो चुका था कि हुकूमत को पेट्रोल पंप्स पर बढ़ते हुए हुजूम के पेश नजर नज़्म नस्क बरकरार रखने के लिए फौज भी तैनात करना पड़ी थी। इस मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर $2.31 अरब रह गए थे, जबकि इसे बैरूनी कर्जों की मद में अरबों डॉलर की अदायगी करनी थी। मुल्क को अपनी तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान और मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत को मुसलसल इस्तीफे के मुतालबे का सामना करना पड़ा। अवामी दबाव पर गोताबाया राजापक्से मुल्क छोड़कर चले गए थे और उन्होंने बैरून मुल्क से अपना इस्तीफा पेश किया था। जिसके बाद रानिल विक्रमसिंघे मुल्क के नए सदर मुंतखब हुए। उन्होंने इक़्तिदार ऐसे वक्त में संभाला था जब मुल्क में खुराक और ईंधन की शदीद किल्लत के साथ साथ रोजाना की बुनियाद पर होने वाली बिजली की तवील बंदिश जारी थी। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1948 में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा तकलीफ दे बहरान का सामना करना पड़ रहा था। श्रीलंका सदर रानिल विक्रमसिंघे ने मुल्क दिवालिया होने के बाद टैक्सेस में इजाफा किया था और अखराजात में कमी की थी ताकि IMF से डील की जा सके। और अब 11 माह की जिद्दोजहद के बाद श्रीलंका IMF से कर्ज लेने में कामयाब हो गया है। श्रीलंकन सदर रानिल विक्रमसिंघे अब भी खबरदार कर रहे हैं कि उन्हें अपने मुल्क को दिवालियापन से निकालने के लिए अच्छा खासा वक्त दरकार होगा। विक्रमसिंघे के मुताबिक 2026 तक वो श्रीलंका को दिवालियापन से बाहर निकालने की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये $2 अरब 90 करोड़ का बेल आउट पैकेज मिला है। अब कितना वक्त लग जाएगा श्रीलंका को इस सारी सूरत हाल से निकलने में, संभलने में, माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने में, इस पे बात करेंगे। तौसीफ ज़मान साहब से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं।
کا وقت ہے اور ہر طرف نور چھایا ہے۔ خدائے پاک تیرا شکر، پھر رمضان آیا ہے۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی القبیر، الحفیظ المقیت۔ بالکل جی، آئی ایم ایف سے مسلسل کوئی 11 مہینے کی کوشش کے بعد آخرکار سری لنکا کو یہ بیل آؤٹ پیکج جو ہے یہ مل چکا ہے۔ 2 ارب 90 کروڑ ڈالرز مل رہے ہیں۔ کتنی بہتری آئے گی اس سے سری لنکا کی صورتحال میں، یہ ہم جانیں گے توصیف زمان صاحب سے، ماہر معاشیات ہیں، ویڈیو لنک پر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم توصیف صاحب، ہیں ہمارے ساتھ توصیف صاحب لائن پہ؟ توصیف صاحب آواز آ رہی ہے آپ تک میری؟ مجھے آواز آ رہی ہے جی آپ کی۔ توصیف صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ توصیف صاحب بالآخر یہ بیل آؤٹ پیکج جو ہے یہ مل چکا ہے شری لنکا کو۔ بہت دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھا شری لنکا، تقریباً 1 سال سے یہ سچویشن ہے وہاں پر۔ مزید کتنا وقت لگ جائے گا، خاص طور پر یہ 2 ارب 90 کروڑ ڈالرز ملنے کے بعد ملکی معاملات کو سنبھالنے میں؟ صحت کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، دیگر معاملات ہے، سب کے سب درہم برہم دکھائی دیتے ہیں۔ جتنی جلدی یہ حالات بگڑے تھے، جس عرصے کے دوران ہم نے دیکھا تھا مہینے 1.5 مہینے کا وقت لگا تھا، اسی طرح سے سنبھل بھی جائیں گے جلدی سے سر؟ بیسیکلی جو آئی ایم ایف کا پیکج ہوتا ہے وہ آپ کا جو بیل آؤٹ کا اس میں ورڈ یوز ہوتا ہے، دیٹ از کریکٹلی سیڈ۔ عام طور پہ جب آپ نے غیر ملکی قرضے لیے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ واپس کرنے ہیں۔ جب آپ وہ خود واپس نہیں کر سکتے تو پھر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ ایسے معاملات کر لیں کہ جن سے آپ یہ قرضے واپس کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں اور ان حالات سے بچا جا سکے کہ جہاں پر آپ کو قرضے دوبارہ لینے کی نوبت نہ آئے۔ اچھا، اب اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ رواج یہ تھا کہ آئی ایم ایف قرضہ پہلے دے دیتا تھا اور جو اپنی کنڈیشنلٹیز تھی کہ آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں وہ بعد میں انہیں کہتے تھے کہ آپ کر لیں، اور اس میں ان کے ریویو پروگرام چلا کرتے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا یہ کہ وہ حکومتیں جو یہ قرضے لیتی تھیں وہ سم ہاؤ قرضہ لینے کے بعد وہ جو اپنی اکانومی میں بہتری کے جو انڈیکیٹرز ہیں یا جو ان کی ترجیحات یا کنڈیشنلٹیز ہیں کہ جن سے ان کے حالات بہتر ہو سکے، وہ پولیٹیکل سچویشنز میں کو زیادہ پریفر کرتے تھے، اور جو اکانومی کو درست کرنے کے معاشی پیمانے تھے ان کے اوپر کام نہیں کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ جتنے بھی قرضے ہیں اس کو کنڈیشن کر دیا کہ پہلے آپ اپنی جو اکنامک انڈیکیٹرز کے جو معاشی آپ کے پیمانے ہیں ان کے آپ میجرمنٹس لیں گے اور اس کے بعد آپ آگے یہ لونز ریلیز کریں گے تاکہ ان کے اوپر پریشر قائم رہ سکے۔ یہی وجہ تھی کہ جو شری لنکا کو یہ چیز نیگوشیٹ کرنے میں تقریباً کوئی 11 ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ جی ٹھیک ہے، تو آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو پیکج ملا ہے اس سے پہلے ہی اپنے عوام کے اوپر جتنا بوجھ وہ لاد سکتے تھے آئی ایم ایف کے کہنے پر وہ لاد چکے ہیں، اب یہ بوجھ کم ہونا شروع ہوگا یہ ملنے کے بعد؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، سچویشن بہتر ہوگی ملک میں، کتنا ٹائم لگ جائے گا توصیف صاحب؟ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ بوجھ لادنا از ناٹ دی کریکٹ ٹرمز۔ جب آپ نے کسی سے پیسے لیے ہیں اور وہ حالات کہ جن میں آپ کو پیسے لینے پڑے اس کی درستگی کے جو انتظامات ہیں وہ کرنا ضروری ہیں۔ اچھا، یہ وہ وجہ ہے کہ جب آپ نے قرضے واپس کر کے آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہیں، آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کے اوپر پریشر آئے گا۔ اسی طرح جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو امیر آدمی ہے اسے تو اس کا امپیکٹ نہیں آ رہا،
اور غریب آدمی جو پستا چلا جا رہا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایگزسٹنگ بجٹس ہیں انہیں آپ اس طرح بنائیں کہ ایک جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر کم اس کا امپیکٹ آئے، اور جو امیر آدمی ہے جو کہ افورڈ کر سکتا ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ زیادہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شری لنکا میں جس طرح کافی ساری انہوں نے جو ان کی کنڈیشنلٹی تھی یا وہ میجرز تھے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ لیں، انہوں نے لیے، آنے والے ہم دنوں دیکھیں گے کہ معاملات بہتری کی طرف جانے اور چاہیے۔ یہ جو سیاسی ایک عدم استحکام ہمیں دکھائی دے رہا تھا، ظاہر ہے کہ یہ معاملات بگڑنے کے بعد وہاں پر پیدا ہوا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم سے، صدر سے استعفے جو ہیں وہ ڈیمانڈ کیے جانے لگے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب ملک کی معاشی صورتحال کوئی گورنمنٹ بہتر کر لیتی ہے تو عوام کہیں نہ کہیں ریلیکسڈ فیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے وہ بھی ہٹتا چلا جاتا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اہم چیز جو ہے دیکھنے والی ہے کہ جو قرضے لینے کا جو پروسیس ہے وہ دنیا بھر میں جو ہماری ریکویسٹ ہے ایز اے اکانومسٹ کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ جو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ 3 4 5 افسر مل کے یا جو ملک کی پولیٹیکل اکنامک پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے ہمیں نظر آئے کہ ہم نے بہت کام کرنا ہے۔ تو آپ بڑے بڑے ایسے منصوبے شروع کر لیتے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور وہ پیسے آپ جو غیر ممالک سے، غیر ملکی انسٹیٹیوشن سے آپ ادھار لے لیتے ہیں۔ اب اس اکانومی میں اگر شری لنکا کی اگر آپ اگزامپل لیں تو مجھے کولمبو جانے کا بھی کئی دفعہ اتفاق ہوا کہ وہاں پہ غربت ہے، غربت کے بیچوں بیچ انہوں نے ٹوئن ٹاور کھڑا کر دیا۔ جو اس طرح کے جو خود نمائی والے پروجیکٹس تھے کہ جن کا ان کا اکانومی سے یا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا، یا انہوں نے اپنے ایئرپورٹ کو بہترین کرنا شروع کر دیا کہ اس سے کوئی ہمیں پتہ چلے کہ ہم کوئی بہت رئیس ہو گئے۔ یہ ایسی آدمی ہے کہ ایک توجہ پیش کرتے ہیں نا سر کہ وہ دنیا کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، سیاحت بڑھانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے سیاحت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، کووڈ سے پہلے تو بہت ساری انکم بھی جو ہے وہ اسی پہ تھی، سیاحت سے ہی تھی ان کی، تو ان کے پاس یہ توجہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں اس لیے کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو یہاں آنے کے لیے مجبور کیا جا سکے، اٹریکٹ کیا جا سکے۔ عام طور پہ جو خود نمائی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کو کاسمیٹک ڈیولپمنٹ نظر آئے۔ جو ڈیولپمنٹ اگر ریئل نہیں ہوگی، اگر ایک عام پاکستانی جو کہ مہران رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ اپنے آپ کو امیر دکھانے کے لیے مرسیڈیز لے لے، تو اس کا جو بوجھ ہے وہ کہیں نہ کہیں تو کسی نے تو اٹھانا ہے۔ اس کے قرضے اگر اس نے ادھار لیے وہ مرسیڈیز، اس کے پیسے تو واپس کرنے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کا اکنامک ڈس بیلنس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس ڈس بیلنس کے بعد جب آپ سامان تعیش کے لیے قرضہ لیتے ہیں تو پھر آپ کو ضروری اشیاء کے لیے اپنی چیزیں بیچ کر وہ رقمیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ یہی دیکھتے ہیں کہ آج جو وہ والے ایئرپورٹ کے لیے جو لون لیے گئے یا سی پورٹ کے لیے یا بڑی بڑی بلڈنگز کے لیے، وہ آپ نے دیکھا کہ سری لنکا کی جو ضروری اشیاء کی امپورٹ تھی، صحت کے حوالے سے، فارماسیوٹیکل کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، وہاں پہ انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک ایسا بیلنس ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں آرگینک گروتھ نہیں تھی۔ ملک وہی ترقی کرتے ہیں جہاں پہ ان کے فنڈامنٹلز اکانومی کے انڈیکیٹرز وہ صحیح ہوں، ان کی جو بیسک فنڈامنٹلز کے اوپر جو اکانومیز گرو کرتی ہیں وہی سسٹین کرتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور یہ ایک بڑی وجہ بنی جس جانب آپ نے اشارہ کیا ہے شری لنکا کے اندر۔ ظاہر ہے اس میں بھی حکومت ہی کی ناکامی تھی، اور اسی ناکامی کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں میں جہاں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا تھا، یہاں کے عوام نے بھی ان کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور پھر استعفوں کا مطالبہ بھی ہوا، بہت زیادہ مظاہرے بھی ہوئے۔ لیکن اب سچویشن آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ بہتر ہو سکتی ہے، اور کیسے بہتر ہو سکتی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ اپنے تجزیے میں شیئر کر رہے تھے۔ بہت شکریہ توصیف سامان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور میرے شو کے لیے وقت نکال رہے تھے۔ ماہر معاشیات ہمیں سمجھا رہے تھے کہ جی کس طرح سے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ بگڑے شری لنکا جیسے ایک سیاحتی ملک کے اندر، اور کس طرح سے اب سیاحت سمیت دیگر جو شعبے ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ سیاحت کی بات ہو رہی ہے تو یہاں ہم ٹگرے کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، ٹگرے کا علاقہ ایک زمانے میں ایتھوپیا کا سب سے بڑا
सयाहती मरकज़ हुआ करता था और दुनिया भर से लोग यहाँ पत्थर के बने कदीम चर्च, इस्लामी मज़ारों और ज़माना कदीम की ज़बानों में लिखी हुई तहरीरों की तलाश में खिंचे चले आते थे। लेकिन फिर शायद इस इलाके को जैसे किसी की नज़र लग गई। गुज़श्ता कई सालों से एथियोपिया और टिग्रे लिबरेशन फोर्सेस के दरमियान तनाज़े का बाइस बना हुआ है। नवंबर 2020 में टिग्रे लिबरेशन फोर्सेस ने इस इलाके पर बाकायदा कब्जा कर लिया था और उसके बाद यहाँ शुरू होने वाली खाना जंगी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। 10,000 से ज़्यादा अमवात हुई, 60 लाख से ज़्यादा अफराद को नकल मकानी करना पड़ी, कहत साली खतरनाक हद तक बढ़ गई और इस सारी सूरत हाल में अफ्रीकी यूनियन की मुदाखलत पर गुज़श्ता साल नवंबर में एथियोपिया की हुकूमत और टिग्रे के बागियों के दरमियान जंग बंदी का एक मुआहदा तय पाया। नाज़रीन, ये जो मुआहदा था इसके तकरीबन 3 माह बाद एक अच्छी खबर अभी आ रही है कि बच्चों के स्कूल खोलने का मंसूबा यहाँ शुरू कर दिया गया है। 13 लाख से ज़ायद बच्चे 2 साल से ज़ायद अरसे से तालीम से महरूम थे। तालीमी सिलसिला तो शुरू किया जा रहा है, लेकिन माहिरीन का कहना यह है कि जो कुछ इन बच्चों ने देखा है उनकी ज़हनी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है उससे। अगर स्कूल खोले जाएँ तो तालीम के साथ साथ बच्चों को ज़हनी सेहत की सहूलियात देने की भी बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर ये बच्चे सारी ज़िंदगी जंग के असरात में गुजारेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस सारी चीज़ की डिटेल में जाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टिग्रे का तनाज़ा है क्या और खाना जंगी से पहले यहाँ सिचुएशन क्या थी और अब इस वक्त सिचुएशन क्या है, जिसको संभालना एक चैलेंज होगा यहाँ इंतज़ामिया के लिए। ये सारी चीज़ पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट तैयार की है हमारी रिसर्चर्स की टीम ने, आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अफ्रीकी मुल्क इथोपिया के इलाके टिग्रे में खाना जंगी के बाद हालात मामूल पर आने की उम्मीद पैदा होने लगी। 2.5 साल से बंद पड़े बच्चों के स्कूलों को दोबारा खोलने का मंसूबा शुरू कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इथोपिया की खाना जंगी से टिग्रे में 13,90,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते। अब अमन समझौते के साथ तालीम की वकालत करने वाले दोबारा स्कूलों में दाखिल होने वाले इन बच्चों के लिए तालीम के एक हिस्से के तौर पर ज़हनी सहूलियत की सहूलियात फराहम करने पर जोर दे रहे हैं। टिग्रे में बनाए गए पनाहगुज़ीन कैंपों में काम करने वाली रजाकार टीचर्स का कहना है कि टिग्रे का दारुल हुकूमत खौफनाक बमबारी का निशाना था। बच्चे अभी तक बमबारी से खौफजदा हैं। जंग के दौरान बच्चे नफसियाती तौर पर सदमे का शिकार थे, खास तौर पर फिजाई और ड्रोन हमलों से बहुत खौफजदा थे। अब भी बच्चे शकूक व शुबहात का शिकार हैं और दबाव महसूस करते हैं। टिग्रे का इलाका गुज़िश्ता कई सालों से तनाज़े का शिकार है, जहां इथोपिया और इरिट्रिया की फौजें टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट नामी तंजीम की फौज से लड़ती आ रही हैं। नवंबर 2020 में TPLF की जानिब से मुबैना बगावत के बाद इथोपिया और इरिट्रिया की फौजों ने टिग्रे के दारुल हुकूमत मकेले पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से टिग्रे के इलाके में खौफनाक खाना जंगी का आगाज हुआ। 2 साल तक जारी लड़ाई में 10,000 से ज्यादा हलाकतें हुई, जिनमें आम शहरी भी शामिल हैं, जबकि लाखों अफराद बेघर हो गए। आलमी दबाव और अफ्रीकी यूनियन की मुदाखलत पर फ्री कैन जंग बंदी पर राजी हुए और नवंबर 2022 में इथोपिया की हुकूमत और टिग्राई बागी अफवाज ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले मुज़ाकरात के बाद लड़ाई खत्म करने पर बाज़ाब्ता तौर पर इत्तफाक कर लिया। खाना जंगी के बाद सूरत हाल तो पहले से बेहतर है, लेकिन अवाम अब भी सदमे में है। टिग्रे के माहिर नफ्सियात का कहना है कि जंग के तवील मुद्दती असरात अगली नस्ल पर भी मुरतब होंगे। दूसरी जानिब तवील टिग्रे में इस वक्त कहत साली के खतरात भी बढ़ते जा रहे हैं। लाखों अफराद को फौरी इमदाद की जरूरत है। सरकारी मुलाजमीन की, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें अदा नहीं की गई और इमदादी एजेंसियों को भी मसाइल का सामना है। बढ़ते मसाइल को हल करने के लिए टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट की जानिब से एक अबूरी रहनुमा गीता चिवरिट को नामजद किया गया है, ताकि इलाके में पैदा हुए अदम इस्तेहकाम, इंतशार समेत तमाम मसाइल से निपटने में मदद मिल सके। अब देखना यह है कि अबूरी रहनुमा इस खित्ते की सूरत हाल बेहतर कर पाते हैं या नहीं। बिल्कुल जी, ये सारी चीज़ देखना होगी, वक्त के साथ ही इसका पता चलेगा और यकीनन हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, कल मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखना है। अल्लाह ने। शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकों के दौरान एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। जापान के वज़ीर मुमलिकत दिफा तोशिरो एनो ने शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल तजर्बे की तस्दीक करते हुए कहा कि मिसाइल 50 किलोमीटर की बुलंदी पर पहुंचने के बाद
800 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के बाद बुहेरा जापान में जा गिरा। ताहम जापानी फिजाई बहरी अनासर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जापान और जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया की जानिब से पै दर पै मिसाइल तजर्बों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया के इक़दामात खित्ते और आलमी बिरादरी के अमन व सलामती के लिए खतरा हैं, जिसे दरगुजर नहीं किया जा सकता। कुवैत की आईनी अदालत ने गुज़िश्ता बरस सितंबर में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात को कल अदम करार दे दिया। अदालत ने मर्ज़ूक अल गानम को कौमी असम्बली के स्पीकर के ओहदे पर बहाल कर दिया है। अदालत ने ये फैसला सन 2020 में मुंतखब होने वाली कौमी असम्बली की बहाली के फैसले के तहत किया। आईनी अदालत ने फैसले में कहा कि नए इंतखाबात के तहत जिन अफराद को कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पर मुंतखब होने का ऐलान किया गया, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक सन 2022 में कुवैत में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन ने अक्सरियत हासिल की थी। अहमद अल सादून सन 2012 और सन 2022 के दौरान कलअज़म की जाने वाली कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की फिजाई कंपनी ने अपने मुसाफिरों को बड़ी ऑफर दे दी। फ्लाई दुबई ने 7 अरब शहरों समेत 25 एयरपोर्ट्स के लिए रियायती टिकट की पेशकश की है। कंपनी के मुताबिक मौसम बहार की पेशकश में सयाहती क्लास टिकट की शुरुआत 1187 दिरहम से की गई है। इस ऑफर से फायदा उठाने वाले सयाह आइंदा मौसम बहार के दौरान 25 मुकामात का दौरा कर सकेंगे। बुकिंग 23 मार्च तक करवाई जा सकती है और ये टिकट 18 जून तक मौसर होंगे। टिकट पैकेज आने जाने का है, जबकि एक तरफा टिकट भी खरीदा जा सकता है। पाकिस्तान शाम और तुर्की के जल्जला मुतासरीन की इमदाद में पेश है। पाक बहरिया के जहाज PNS नसर शाम में इमदादी सामान की तरसील मुकम्मल करने के बाद तुर्की की बंदरगाह मरसीन पहुंचा, जहां पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम, तुर्की के आला सिविल फौजी अस्करी हुक्काम ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इमदादी सामान में खेमे, कंबल, गर्म कपड़े, राशन, अदरियात और जनरेटर्स शामिल हैं। पाक बहरिया की मेडिकल टीमों ने जल्जला मुतासरीन को इलाज और तिब्बी इमदाद फराहम की। पाक बहरिया के मिशन कमांडर ने लताकिया में शाम की बहरी तनसीबात का दौरा किया और आला अस्करी हुक्काम से मुलाकातें की। शाम की हुकूमत और आवाम ने इमदादी सामान की फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान और पाक बहरिया का शुक्रिया अदा किया। दुनिया की खुशबाश कौम की फहरिस्त में इस साल भी फिनलैंड ने अपना पहला नंबर बरकरार रखा और मुसलसल छठे साल ये एजाज अपने नाम करने में कामयाब रहा है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे पर स्विट्जरलैंड है। पाकिस्तानियों ने खुश और मुतमईन रहने में भारतीयों को मात दे दी। सर्वे में पाकिस्तान का नंबर 103वां है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत 136वें नंबर पर हैं। पाकिस्तानी ज़हनी तौर पर भारतीयों से ज़्यादा खुश और मुतमईन हैं। दुनिया की सबसे नाखुश अक़वाम में दिहाइयों से जंगज़दा मुल्क अफगानिस्तान का नंबर पहला है, जिसके बाद जिम्बाब्वे और रवांडा का नंबर आता है। तुर्की के वस्ती इलाके योज़गट में एक भूरे रंग का खौफनाक रीछ सड़कों पर घूमने निकल आया। शहरी ने मोबाइल फोन पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। रीछ की आबादी वाले इलाके में सड़क पर घूमने की वीडियो को हजारों सारिफीन ने देखा और इसे लाइक किया। ये मालूम नहीं हो सका कि ये शिकारी जानवर चिड़ियाघर से फरार होने में कामयाब हुआ था या जंगल से था। ताहम हुक्काम ने इसे तलाश कर लिया है।